अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैद अनवर। नाजरीन, वज़ीर आज़म साहब की अगर बात करें तो खान साहब ने हमेशा आवाम को ये कहा कि घबराना नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आवाम के अंदर इंजेक्ट किया गया क्योंकि बहुत मुश्किल सूरत हाल थी और मुल्क जिस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा था उसमें खान साहब का आना और PTI का हुक्मरान जमात बनना एक मुआज़े से कम नहीं था। फिर उसके बाद हमने देखा गया कि खान साहब ने हमेशा ये मोटिवेट किया आवाम को कि बिल्कुल भी नहीं घबराना, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। मगर अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के आ जाने से और इस सारी डेवलपमेंट से ज़ाहिर है हमने देखा कि जिस तरह हुक्मरान जमात ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब परेशान दिखाई दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी है कहीं ना कहीं ये भी टेंशन है कि कौन साथ रहेगा कौन साथ छोड़ेगा। ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी टेंशन है किसी भी लीडर के लिए। अब हुकूमत की अगर देखा जाए तो एक पिलर बचाने निकलती है तो दूसरी जानब हम देखते हैं कि दूसरा पिलर कहीं और गिर जाता है, किसी और पार्टी को शामिल कर लेती है, उसको अपने साथ शामिल कर लेती है, जोड़ लेती है। हमने देखा कि जिस तरह आज खान साहब भी हम देख रहे हैं कि बहुत से दौरे किए, आज लाहौर भी पहुंचे हैं, उससे पहले कराची भी गए, फिर लाहौर भी गए थे। और फिर एक और ख़बर आती है जी कि परवेज़ खटक साहब के भाई जो हैं उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान साहब को ज्वाइन कर लिया है। अब ये सारी डेवलपमेंट ज़ाहिर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा करती है, बहुत टेंशन्स पैदा करती है और ख़ास तौर पर अदम एतमाद की सियासत में। अब जब हुकूमत को अपने नंबर्स पे सारा गौर करना है, अपोजिशन भी नंबर्स बढ़ाने के चक्करों में है, हुकूमत अपने नंबर्स रिटेन करने के चक्कर में है, ऐसी सूरत हाल में अगर इस तरह पिलर्स गिरते रहे एक एक करके तो बहुत डिफरेंट किस्म की जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाएगी और हुकूमती दावे कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल सूरत हाल इख्तियार कर लेंगे। अब एक तरफ देखते हैं जी इत्तेहादी जमातों का डर है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा डर बनकर सामने आ रहा है वो डर ये है कि जब अपने ही लोग एक एक करके साथ छोड़ते जाएं और वो लोग जिन पर आप तकिया किए बैठे थे, जिन पर आप पूरा भरोसा किए बैठे थे, अगर वही लोग एक एक करके निकल जाएं तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़े दुख की बात होती है उस सियासी पार्टी के लिए कि जिस सियासी पार्टी ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हो। ख़ास तौर पर 3 साल का एक अरसा गुजर चुका है। आज हमने देखा कि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और शहर इक़्तिदार में बहुत अहम मुलाकातें भी हुई हैं और इत्तेहादी जमातों में, जिसमें ख़ास तौर पर MQM की मुलाकात भी हुई है जरदारी साहब से और आपस में इनका जो मिलना और मुशावरत करना है अब ज़ाहिर है ये भी खामोशी से की जा रही हैं बातें। बज़ाहिर तो वो मुलाकातें हैं, चाय पीने जा रहे हैं, लेकिन अब कौन किसके साथ देगा, कौन किसके साथ बैठेगा, कौन ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, ये भी हमें देखना है और कुछ ही दिन में ये भी पता चल जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फैसल करीम कुंडी साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फैसल साहब कैसे हैं? अल्लाह का फजल है। फैसल भाई, हो क्या रहा है? हम देख रहे हैं कि ब्लेम गेम की सियासत देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में अब देखें जिस तरह जो वर्ड्स ऑफ एक्सचेंज किए जा रहे हैं एक दूसरे से, चाहे वो हुक्मरान जमात से हों चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से हों, ये कोई ख़ास अच्छा सिग्नल इंप्रेशन तो नहीं जा रहा ना आवाम के ऊपर? देखें क्या हो रहा है, इसका तो जवाब यह है कि इंशाल्लाह आदम एतमाद की तहरीक आ रही है ठीक और है इस हुकूमत से आवाम का छुटकारा जो है वो जी। हासिल कर रही है बहुत जल्दी। जहाँ तक आप ब्लेम की बात करें, देखें कल बड़े अफसोसनाक एक स्पीच वज़ीर आज़म ने किया। पॉलिटिकल वर्कर मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि वो एक वज़ीर आज़म के लेवल की स्पीच नहीं थी जी जी और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर आप ललकारा, वहाँ पर बातें की, बिलो दी बेल्ट बातें की जी और आप मुझे कहेंगे कि मैं मेरी बंदूक के निशाने पे आप है और मैं, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको क्या बोलूँ कि आप आए जी और मैं आपकी बंदूक के, इसके जवाब में आप क्या, मतलब मुझे बताएं कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था जी कि वेलकम आ जाए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सही तो हम तो अब तो हमें फैसला किया कि जैसा वो होगा वैसे ही थप्पड़ लगेगा। ठीक है। अच्छा फैसल साहब, अगर मुलाकातों की बात की जाए जरदारी साहब की तो बहुत अहम मुलाकातें उन्होंने की हैं, जिसमें काफ लीग भी है, MKM भी है। क्या ये दोनों जो जमातें हैं इत्तेहादी, इनसे कोई ख़ास सिग्नल आया आपको कि किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में साथ देंगे नहीं देंगे? देखें पहले भी इत्यादी की पॉलिटिक्स की है, माजी में भी काफ लीग और MQM हमारी इत्यादी रही है, GT भी हमारी इत्यादी रही, फंक्शनल लीग हमारी इत्यादी रही है जी और हमने वो ताल्लुक कायम रखा है और आज भी अगर आप देखें कि हम उसी ताल्लुक पे जो है उनके साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जी हम वक्त उनसे मुलाकातें भी करते रहे हैं, हम उनके पास गए भी हैं, हमारी लीडरशिप भी है, वो भी रहे हैं। कल चौधरी साहब हमारे पास हैं, MQM भी आई है। जी हम पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल बातें करते हैं और इंशाल्लाह ताला जो है जी चीज पॉजिटिव होगी। लेकिन फैसल साहब, और हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, कहती है सिर्फ चाय पी लें, बिस्किट खा लें और फिर चले जाएं, बस ठीक इसी है, हद तक हुकूमत मुलाकातें हैं। कॉन्फिडेंट है तो उनको बोले इजलास बुला लेना, क्यों नहीं बुला रही इजलास? जी इजलास हुकूमत कॉन्फिडेंट है, हमारे पास मेंबर नहीं है बकौल उनके, जी इजलास बुला लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो कहते हैं इजलास बुला लें। सही सही।
अच्छा, तो सदन कह रहे थे ना कि जल्दी जल्दी वो करें और हम आपको जो है चैलेंज कर रहे हैं और आप क्यों नहीं जमा करा रहे, हम तो जमा करा दिए। अब जी। क्यों स्पीकर पीछे हट रहे हैं? स्पीकर को चाहिए अच्छा, कि वो अब जल्दी जल्दी चला। आप लोगों की तरफ से, अब ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से इम्पीचमेंट की भी दरख्वास्त गई है इलेक्शन कमीशन में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की जानिब से। सर वो तो सीधे साधे मासूम से आदमी है, शरीफ से आदमी है, सर उन्होंने तो छड़ दो। तो मासूम शरीफ है तो फिर अपना कारोबार करें, फिर सदारत क्या करते हैं? जी, तो मासूम शरीफ को चाहिए कि अपना कारोबार करें। सही। आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन में अब इम्पीचमेंट की जो दरख्वास्त गई है इस पे क्या कहेंगे? कुछ होने के चांसेस हैं क्या? कुछ लगता है कॉन्फिडेंट है अपोजिशन? पहला टारगेट हमारा जो है वो वजीर आजम है, फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं, प्रेसिडेंट भी है। हम सारा गंद इंशाल्लाह साफ करेंगे जमहूरी तरीके से। इन जो सिलेक्टेड लोग हैं तमाम को जो है इंशाल्लाह सफाया करेंगे। फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में, और पहले भी होता आया इनफैक्ट, ये बहुत सी हमने देखा, बहुत बार ऐसी बातें हुई कि लफ्ज़ी गोलाबारी की गई, मगर लफ्ज़ों के चुनाव पे लफ्ज़ी गोलाबारी बिल्कुल होती है, क्योंकि जहाँ गर्मा गर्मी होती है, सियासी मैदान सजते हैं, उसमें डेफिनेटली कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ स्टेटमेंट देती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई स्टेटमेंट देती है, लेकिन जो लफ्ज़ों का चुनाव है ना, ये कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह के अब हम देख रहे हैं कि लफ्ज़ों की चुनाव देखा जा रहा है, मरने मराने की बातें भी सामने आ रही हैं, ये डेफिनेटली कुछ अजीब इंडिकेशंस देता है। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ शेख वकास साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। शेख साहब कैसे हैं? जी अल्लाह शुक्र जी, मेहरबानी। शेख साहब, क्या हो रहा है? ये हम देख रहे हैं कि माजी में भी हमने देखा कि अदम एतमाद की सिचुएशन बनी, फिर अदम एतमाद की मूवमेंट्स होती रही हैं, लेकिन इस तरह का जो ब्लेम गेम है और इस तरह के अल्फाज का एक्सचेंज करना आपस में सियासी पार्टीज़ को, ख़ासतौर पर अगर हुक्मरान जमात भी देखें, अपोजिशन को भी देखें, तो क्या ये ज़ेब देती हैं इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की बातें करना? ये तो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग एक नहज पर पहुंच चुकी है। देखिए, अब इसके ऊपर हर आदमी की अपनी अपनी राय हो सकती है। अगर आप 80s में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें या फिर 90s के अर्ली उसमें अगर आप देखें, तो इस किस्म की लोग वर बेहुदा गुफ्तगू जो है वो इसी लेवल पे होती रही है, प्राइम मिनिस्टरियल लेवल पे जी। अगर आप ये देखें कि उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बयानात और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बयानात, ये वो लोग हैं जो नेशनल लेवल पे कौमी असम्बली में खड़े होकर बात करते थे जी। मगर आम तौर पे इस किस्म के लोग और बेहूदगी जो है वो हल्का सियासत का हिस्सा होती है जी। मगर पहले आप लोगों को इसलिए पता नहीं था लगता क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, मीडिया इतना ज्यादा वाइब्रेंट नहीं था। तो ये जो MNAs MPs जो बाद में आके वजीर बनते थे, वजीर आजम बनते थे, वो अपने हलकों में तकरीरों में क्या क्या गुल खिलाते थे आप लोगों को पता ही नहीं था होता। ये तो थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड आपके ये जो रिपोर्टर बच्चे हैं चीजें आजकल ले आते हैं, हर चीज आपके सामने आ जाती है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट। ये बेहूदगी अनफॉर्चुनेटली हमारे इस सियासत का कल्चर रहा है और ये होती किस वजह से है? जिस वक्त आपके पास कोई सॉलिड बात नहीं है, जिस वक्त आपके पास अपना एजेंडा नहीं है, जिस वक्त आप अपना विजन जो है वो 2-3 दफा हुकूमतों में रह के जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके, कोई पॉजिटिव बात बताने के लिए नहीं है, कोई सोल्यूशन बताने के लिए नहीं है कि मईशत अगर जो है वो कमजोर है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम आके इसको कैसे ठीक करेंगे। कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है। ये तमाम पार्टियां कहती हैं कि सानू वारी दो तो ऐसी पे ठीक करांगे। कैसे ठीक करांगे? जब ये हुकूमतों में आ जाते हैं फिर ये आके कहते हैं कि जनाब पिछला खराब कर गया है, अब इतने साल का गंद इतने साल में कैसे ठीक होगा। सो मैं ये समझता हूँ कि ये इट इज वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। पॉलिटिकल लीडरशिप एट दिस लेवल शुड नॉट यूज एग्रेसिव लैंग्वेज और इस किस्म की बेहूदगी। शेख साहब, अग्रेसिव लैंग्वेज तो चलें एक तरफ, मरने मराने की बातें हो रही है, एक दूसरे को मारने की बातें की जा रही हैं। ये मरने मराने की बातें ये आम रही है। ये नेशनल लेवल पे पहली दफा शायद किसी ने कुछ किस्म की वो आप उसकी बंदूक की बात कर रहे हैं ना, जो बंदूक की उसके उस दहाने जी वो भी, और बिलावल साहब की तरफ से भी आज बड़ा क्लियर स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से भी कि छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे। ये इनमें से कोई भी इस जोगा नहीं है। सही ना बिलावल साहब इस जोगे हैं और ना खान साहब इस जोगे हैं। बिलावल साहब की हुकूमत 5 साल रही है और अपनी वालदा मोहतरमा जिनका आप और मैं हम सब हैसियत कौम एहतराम करते हैं, बेशक जी, वो अपनी वालदा के कातलों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके तो वो अबू जान को धमकी देने के बदले में उन्होंने किसी को उठा लेना जी। मैं गल्ला ने जवाब देना है। खान को ये बात करनी नहीं चाहिए थी और बिलावल को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप और उनके लोग जो है वो इस बात को कंडेम करेंगे टीवी चैनल्स पे बैठ के, तो अब आप कंडेम कैसे करेंगे? आपके अपने लीडरान जवाब इसी टोन में दे रहे हैं। फर्क तो तब होता है कि एक पार्टी गंदगी करे और दूसरी उसको कंडेम करे।
मगर जब सारी पार्टियां गंदगी पे उतर आए तो फिर इस अवाम में सब नंगे हैं जनाब। राइट जी, राइट। अच्छा शेख साहब, माजी में कोई भी अदम एतमाद है वो मुकम्मल नहीं हुआ, यानी कामयाब नहीं हुआ। अब आपको क्या लगता है कि नंबर्स की गेम ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल होती है, नंबर गेम जो है ये भी नंबर्स पूरे करना, इधर उधर से बातें तो की जा रही हैं, बट अब किसके पास कितने नंबर्स हैं ये तो ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन का जो क्लेम है कि हमने नंबर्स भी पूरे कर लिए हैं, गिनती भी पूरी है, बड़े मार्जिन से हम लोग इसको कामयाब भी कराएंगे? देखिए, जो हालात हैं, जो गिनती है, और जहां तक मैं पीटीआई के लोगों को जानता हूँ, खसूसन सेंट्रल पंजाब के जो ज़मीर फरोश जो है वो पीटीआई में इस वक्त मौजूद हैं, उस हिसाब से तो मेरा तजिया ये है कि अपोजिशन के पास नंबर पूरे हैं। अच्छा। शायद कोई एक दो ज्यादा ही हो, क्योंकि ये जो सेंट्रल पंजाब के आसपास के जिले हैं यहाँ पे तो ये दौड़ में होते हैं अगली हुकूमत के अंदर शामिल होने में। सही है, ठीक ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। मगर देखना ये है कि ये कितने दिन है और इन दिनों के अंदर कौन किसके साथ खड़ा। मैं मिसाल देता हूँ, आज देखे ना तरीन ग्रुप में से वो शमशान बुखारी साहब निकल के जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर को मिले वहां वजीर आज़म हाउस में जी। तो कहने का ये मकसद है कौन कब तक कहाँ खड़ा रहेगा ये पता चलेगा जब बिल्कुल मौके पे जाके। तब तक अपोजिशन और गवर्नमेंट स्टैंप करेंगे, लालच देंगे, केसेस निकालेंगे, कोई अगली हुकूमत का वादा करेगा, कोई इस हुकूमत में करेगा, पैसे वैसे भी चलेंगे, ये पैसे भी चलाते होते हैं, ये ले भी लेते हैं, ये जितने असूल पसंद है ना ये ले भी लेते हैं और पैसे चलते भी हैं। माजी में ये आपकी सियासत में ये गंदगी भी रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग खान साहब को लेके आए थे जी, ये उनकी खामोशी जब तक है तब तक खान साहब जो है वो मसाइल में घिरे रहेंगे। सही। अगर किसी किस्म का कोई खान साहब उनको कन्विंस कर लेते हैं कि खान साहब का रहना इस मुल्क के लिए बेहतर है जी, तो शायद वो भी लोगों को कन्विंस कर लें कि आप खान साहब को रहने दें। सही। अच्छा शेख साहब ऐसे नहीं कर सकेंगे तो फिर खान साहब के लिए मसाइल है। सही। शेख साहब अगर आज की हुकूमती बात ये है जी आप कुछ कह रहे थे। बात ये है कि खान चला भी जाए तो जो लोग आएंगे जी वो वही कहानी हमें सुनाएंगे जो खान हमें सुना रहा था। ठीक है। खान कह रहा था कि ये लोग इतने सालों का इनका गंद है, मैं कैसे ठीक करूं, हालांकि कैंपेन में ये बात नहीं। सही। अब अगर कोई खान को हटा के आता है वो कहेगा खान ने इतना गंद कर दिया है, हम कैसे ठीक करें। तो आप और मैं बहसियत कौम जी और ऐसी ये कहानियां सुनने जो रह गए थे। हाँ जी सही। अच्छा शेख साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि अगर आपने आज की ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं फवाद चौधरी साहब की, तो उन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगाए, पुराने क्लिप्स भी उन्होंने निकाल के दिखाए हैं, उसको रिपीट भी कराया है, जो बातें जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे या टीवी चैनल पे की है सियासतदानों ने, वो सारी चीज़ें निकाली। क्या इसकी ज़रूरत थी इस माहौल में? बिल्कुल ज़रूरत थी जी। मैं ये समझता हूँ कि देखे ना, और ये तो सारों का हक है सोशल मीडिया इस्तेमाल करना। अब वो क्या करें इस वक्त जब बंदे पार्टियां छोड़ के हाई मॉरल ग्राउंड्स पे जा रहे हैं। जी मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि मेरा और इमरान खान का नजरिया एक नहीं था। ठीक है जी। हमारे एक भाई ने कहा, नदीम अफसल चंद ने, कि मैंने इसलिए खान को छोड़ा है क्योंकि हमारा नजरिया मुख्तलिफ हो गया था। जिस दिन मेरे अजीज चंद साहब पार्टी में शामिल हो रहे थे जी, और पीटीआई का जलसा इन्होंने अपने हल्के में किया, तो मुझे वो तकरीर याद है जब मेरे भाई ने कहा कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का फलसफा शर्जील मेमन है जी, इसलिए फिर मुझे फांसी लग जानी चाहिए अगर मैं पीटीआई के साथ रहूं, पीपल्स पार्टी के साथ रहूं। कहने का मकसद ये है कि क्या आप शर्जील मेमन को छोड़ दिया है पीपल्स पार्टी ने कि चंद साहब को इमरान खान बुरा लगने लग गया, और वो तो क्योंकि हर आदमी पार्टियां छोड़ने के बाद भी बुरा काम करने के बाद भी हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो गवर्नमेंट पार्टी का हक है फिर वो इंसानों को इनकी शक्लें दिखाएं। जी सही। अच्छा शेख साहब, हम बात कर रहे थे ज़ाहिर है ब्लेम गेम की, बदतमीज़ी की सियासत की, फिर इस तरह के जुमले एक्सचेंज करना, इससे अब जो सियासी वर्कर्स हैं वो तो बड़े मायूस हो जाएंगे हर पार्टी के। ज़ाहिर है एक्सपेक्ट नहीं करती है अवाम के इस तरह की गुफ्तगू की जाए, इस तरह की सियासत की जाए। कोई पाकिस्तान रहते हो ऐसे पाकिस्तान एक्सपेक्ट ना करती हो आप और मैं, शायद एक पढ़े लिखे साहब में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल वर्कर है, ये इससे भी बढ़ के गालियां निकालता है पाकिस्तान में। आपने कभी पॉलिटिकल वर्कर को दूसरे लीडरों के बारे में गुफ्तगू करते हुए सुना नहीं मेरे ख्याल में। नहीं बिल्कुल। पॉलिटिकल वर्कर बड़ा राजी होता है एक्चुअली। ये कहना, ये कल्चर ही सैड है सारा ना। ये सारी कहानी बिलावल ने जब अपने वर्कर सामने देखे तो वो ना रह सका, वो सारी ऑक्सफोर्ड दी हार्वर्ड दी तालीम जी सी खाते चली गई
सही। और ये गुफ्तगू होने लग जी। गई। तो अवाम में कुछ पढ़े लिखे लोग इस बात को, जहन रखने वाले संजीदा लोग इस बात को बुरा जरूर समझते हैं, बुरा तस्वुर करते हैं, मगर पॉलिटिकल वर्कर बड़ा राजी होता है जदों ਤੁਹਾਡਾ लीडर खड़ा होकर दूसरे लीडर को गाला कटता है, बड़े राजी होते हैं। क्या बात है, वाह जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अच्छा अब अगर आ जाए इस तरफ अदम एतमाद की तरफ, अब देखा है कि हमने देखा कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, ख़ासतौर पर MQM भी आज मुलाकातें की हैं उन्होंने। एक तरफ मुलाकातें भी हो रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत का साथ देने की भी बातें की जा रही हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है अब ये जो इत्तेहादी हैं, ख़ासतौर पर काफ लीग और नून लीग, काफ लीग और MQM, ये किस डायरेक्शन में इनका क्या स्टांस हो सकता है ड्यूरिंग अदम एतमाद? देखें जी, मेरी बात सुनो जी। अगर तो इनको पता लग गया कि खान गया कि गया जी, तो फिर ना खान ना कोई नहीं खिलौना। सर अब पता किथों लगेगा? उनको अंदर खाने पता लग गया सारों को ना। अच्छा, ठीक है, सही जी। तो वो फिर उन्होंने कोई नहीं खड़े होना। अच्छा। ये कि ये है छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप है, 4 सीटा 5 सीटा 6 सीटा। जी जी प्रेशर ग्रुप अगर गवर्नमेंट के साथ नहीं रहेगा तो सर्वाइव कैसे करेगा, आप मुझे सिर्फ ये बता दें। जी। तो इन बेचारों का सर्वाइवल 4-5 सीटों के साथ, ये छोटे छोटे ग्रुप्स का हुकूमत के साथ ही होता है। ये कोई एडा जमीर या सूद की सियासत करने वाले तो नहीं लेके इन्होंने 4 सीटा लेके तो अपोजिशन खड़े होकर तकरीरें करनी है अगले 5 साल। जी जी। ये ऐसे अगर होता पाकिस्तान में तो क्या ही बात होती, बट इट्स नॉट गोना हैपन। सो ये बाय डिजाइन, जी, बाय फिलॉसफी, दीज ग्रुप्स बेसिकली आर देयर फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स, और वो तभी होते हैं जब आप हुकूमत के साथ हो, वरना ये पॉसिबल नहीं होता। सही। अच्छा शेख साहब, अब देखा ये जा रहा है, ज़ाहिर है इस वक्त नंबर्स की गेम है। अब 172 का नंबर कहा जा रहा है जी, जो ले लेगा ज़ाहिर है वो बच जाएगा अदम एतमाद की सिचुएशन में। अब अपोजिशन अगर 172 नंबर कर लेती है पूरे, तो फिर आगे क्या होने वाला है, किस तरह देखते हैं आगे का लाए अमल, क्या समझ में आता है? लाए अमल इन्होंने किसी को नहीं बताया जी। मैं तो इनकी पार्टियों की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये किसी जमा तफरीक और डील के तहत यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर ये इमरान को हटा के फौरी असम्बली नहीं तोड़ सकेंगे। ये महीना डेढ़ लेंगे, अपने वादे वहीद पूरे करेंगे जी, और उसके बाद असम्बली तोड़ देंगे। और या अगर इस किस्म की कोई चीज नहीं है, ये भी लोग कहते हैं, तो फिर फौरी असम्बली तोड़ देंगे और उसके बाद यही कहेंगे कि खान ने हमारा कबाड़ा कर दिया। छांगा मांगा की सियासत होती दिखाई देती है आपको? छांगा मांगा की सियासत तो दोनों तरफ से होगी ना जी, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से। सही। दोनों को नंबर चाहिए, और दोनों को नंबर चाहिए तो ये सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और बाद में कोई एक वजीर जो है ना, वो उठ के कह देगा कि जी मोहब्बत और जंग में सब जायज है, तो सारे क्या मारोगे तो हर शे जायज हो जाएगी। सही जी। अच्छा शेख साहब, अगर हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, फ़र्ज़ करें हुकूमत जिस तरह क्लेम करती है कि जी कोई डर ख़तरा नहीं है, एक तरफ फ्रस्ट्रेशन भी है, एक तरफ परेशानी भी है, लेकिन अगर ये क्लेम सही फ़र्ज़ करें मान भी लेते हैं हम कि पूरे नंबर्स है हुकूमत के पास, अब फिर इजलास बुला के ये पावर शो दिखा क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? किस चीज़ का इंतज़ार है? देखिए मैंने आपको कहा था कि हुकूमत के पास नंबर उस तरह पूरे नहीं है। ठीक है, मैंने तो आपको पहले कहा जी। मैंने कहा मगर नंबर पूरे ना होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि अदम एतमाद हो जाए, अनलेस देयर आर लॉट ऑफ बिग इफ्स। जी जी, ये इशू है। सही। अच्छा, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है फ़र्ज़ करें, तो फिर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी में आपस में किस तरह की रिलेशंस देख रहे हैं कामयाबी के बाद? आपस में लड़ेंगे आपस में लड़ेंगे। इनको आपका क्या ख्याल है कि ये अलायंस में इलेक्शन लड़ेंगे? जी, आपस में लड़ेंगे। ये भी पीछे जितने जिमनी इलेक्शन हुआ मेजोरिटी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े हैं। जीबी का ले लें जी, आप पंजाब के अंदर ले लें, आप मुल्तान वाला इलेक्शन अभी ले लें, आप ये सारे ले लें, ये सॉरी खानेवाल वाला ले लें, हर जगह पे ये एक दूसरे के खिलाफ लड़े। ये तो एवं सिर्फ वो कहते हैं ना कि मतलब मुखालिफ के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, आपस में तो फिर एक दूसरे के मुखालिफ। अच्छा शेख साहब, पीपल्स पार्टी का पंजाब में तो वो ना पंजाबी की एक वो है, वो कहते हैं शरीक दी कद ढा दो भावे आप हेठ आके मर जाओ। वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। सही जी। अच्छा शेख साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी की साख को कैसा देखते हैं? अभी जाहिर है बहुत कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब में फारिग है। अच्छा, हाँ, कोई खास इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे यानी आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए ना, आप सिर्फ एक रैली लेके निकल आए या आपने को अपने को पुराने बंदे वापस डिफेक्ट करवा लिए हैं। पंजाब में मेहनत चाहिए आपको जी। अगर बिलावल साहब जो है वो अगला पूरा साल पंजाब में बैठ के पंजाब को टाइम दे सकते हैं, तहजीब साजी, उसके बाद लोगों से बातचीत, फिर आना जाना, जिलों में उठना बैठना, ये बहुत बड़ी एफर्ट है। सही। इसके बगैर पंजाब को गिराना
वो मुश्किल है। या तो फिर आप सारे इलेक्टेबल उठा लें, मगर इलेक्टेबल भी हवा देखते हैं कि यार किसके साथ हम जो है वो जाएंगे तो हमारे 100 वोटों में 10 वोटों का इजाफा होगा, तो ये भी देखते हैं। सही। अच्छा तो शेख साहब, पीपल्स पार्टी नीड्स लॉट ऑफ वर्क इन पंजाब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा शेख साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे। उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे, जाएंगे, क्या देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो एक तरफ कहती है जी कोई फ़ैसला नहीं ऐसा किया गया, आज भी कहा गया शहबाज गिल साहब की तरफ से कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं है। उसके बाद फिर हम देखते हैं जी एक तरफ अलग बहस छिड़ी हुई है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन में? देखें बुज़दार, देखें अगर खान अब भी बुज़दार की कुर्बानी दे दे तो शायद खान को भी वफाक में टाइम मिल सकता है, मगर खान साहब अगर जिद करेंगे, हमारे और आपके वज़ीर आज़म हैं और काबिल इज़्ज़त है, अल्लाह ने उनको वज़ारत उज़्मा दी है, तो मेरे ख्याल में बुज़दार साहब को तो जाना ही पड़ेगा और उससे पीटीआई का नुकसान होगा अगर ये रजिस्ट करेंगे। अगर ये अपने ही लोगों को दे दें तो व्हाई नॉट, अपने लोगों को भी दे सकते हैं, अपनी जान छुड़ा सकते हैं। कई साहब भी नहीं हिलेंगे और तरीन ग्रुप भी नहीं हिलेगा, दे दिला दें, इन्हीं में आपस में बैठा के करने को ये बच सकते हैं, मगर अगर एडमिट रहेंगे तो नुकसान होगा। शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख वकास हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, अब एक और डेवलपमेंट हुई है। हमने देखा कि 28 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कौम को एक खुशखबरी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई हैं 10 रुपये और फिर बिजली पर भी 5 रुपये कम कर दिए गए हैं। बहुत बड़ा रिलीफ था ऐसी सिचुएशन में कि जब हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, प्राइस हाइक्स बहुत ज़्यादा थे, आवाम परेशान थी, दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी वो सड़कों पर निकली हुई थी। तो एक रिलीफ की फ़िज़ा कायम हुई थी कि आवाम को लगभग 3-3.5 साल के बाद एक रिलीफ दिया गया है। और फिर हमने देखा कि इस खुशखबरी के साथ साथ एक और बड़ी खुशखबरी ये थी कि आने वाले बजट तक, यानी लगभग कोई 3 से 4 महीने का अरसा बाकी है, आने वाले बजट तक कोई प्राइस हाइक नहीं की जाएगी, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी और साथ साथ पेट्रोल में भी इजाफा नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि आज लगभग 10 रोज़ के बाद नेपरा की जानिब से एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कहा गया कि लगभग फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5.94 पैसे यानी 5 रुपये 94 पैसे की का इजाफा कर दिया गया है। अब ये स्टेटमेंट किस तरह है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, जो कि जनवरी के महीने में कहा जा रहा है कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट थी उसके चार्जेस लिए जाएंगे आवाम से, बहुत तशवीश की बात है क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से ये बताया गया था कि अब आने वाले बजट तक कोई प्राइस हाइक नहीं की जाएगी। अब देखते हैं आलमी मंडियों की अगर बात कर लें तो नाज़रीन, आलमी मंडी में हमने देखा कि मुसलसल ऑयल प्राइसेस अपनी पीक तक पहुँची और ठीक ठाक प्राइस हाइक हुई, फिर कुछ कमी भी आई ज़ाहिर है, लेकिन एक्सपर्ट यही कह रहे थे कि ये जो वादा हुकूमत की जानिब से किया गया है ये वादा कितना प्रैक्टिकल है, कितना मुश्किल होगा। और नाकिदीन का ये भी कहना था कि ये वादा तो कर लिया गया है मगर बजट में अभी लगभग कोई 4 महीने बाकी हैं और किस तरह पूरा किया जाएगा इस वादे को, इस प्राइस हाइक को कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा, हुकूमत के पास पैसा है सब्सिडी देने का, अगर नहीं है तो पहले क्यों नहीं दी गई सब्सिडी। ये सारे वो सवालात हैं जो अब लोग कर रहे हैं और इन सारे सवालात को जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात हैं, साथ साथ एडवाइज़र टू सीएम पंजाब ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाम को काफ़ी टाइम के बाद रिलीफ दिया गया था हुकूमत की जानिब से। हमने देखा कि बहुत खुशाइंद खबर आई थी जिसमें पेट्रोल पर भी पैसे गिराए गए, फिर बिजली पर भी पैसे कम किए गए। अब हम देख रहे हैं कि लगभग कोई 10 दिन ही गुजरे हैं और नेपरा ने 5 रुपये 94 पैसे बढ़ा दिए हैं फी यूनिट। इसको किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, नेपरा ने बढ़ाए नहीं है, वो अप्रूवल के लिए तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही जानी है जी। ये उनकी रिकमेंडेशंस हैं जी और वो उनका एक फार्मूला है जिसके तहत वो रिकमेंडेशंस करते हैं। जो भी कीमत इंटरनेशनल कीमत होती है उसके मुताबिक प्राइस रिकमेंडेशन करते हैं और फिर वो प्राइम मिनिस्टर अल्टीमेटली उसको अप्रूव करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने जो रिलीफ दी थी वो अगले बजट तक के लिए दी थी, तो वो आई थिंक मेंटेन होगी। सही। अच्छा अब ये बताइएगा कि चलें प्राइस हाइक की अगर बात कर लेते हैं, खान साहब ने ज़ाहिर रिलीफ कहा कि अगले बजट तक हम कोई प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ाई जाएगी, बिजली की प्राइस नहीं बढ़ाई जाएगी, रिटेन किया जाएगा, लगभग 4 महीने का अर्सा है। अब अगर आलमी मंडियों को देखें तो पेट्रोल मुसलसल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, तो किस तरह पॉसिबल होगा? क्या कोई और तो बोझ आवाम पर नहीं गिराया जाएगा इसकी मद में? देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये हो सकता है अगर अल्लाह का फजल हुआ कि ये ऑयल प्राइसेस
गिरनी शुरू हो जाए, जैसे हमने देखा कि $135 तक गई है और फिर उसके बाद आज 114 के करीब आ गई जी है। बिल्कुल। और हो सकता है आगे चल के इससे भी कम हो जाए। डिपेंड करेगा कि सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं जी वो प्रोडक्शन को ऊपर करते हैं या नहीं करते। और दूसरा है कि ईरान का तेल जो है वो अगर मार्केट में आता है जी तो फिर ये प्राइसेस नीचे गिर जाएंगी। तो उस सूरत में तो फिर ये जो प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है वो पूरी हो जाएगी। राइट अगर ये चीजें नहीं होती जी तो फिर इसके एक तो ये है कि टैक्सों की जो कलेक्शन है वो अगर टारगेट से ऊपर रहती है जी तो उससे भी रिलीफ दिया जा सकता है। जैसे ये जो रिलीफ है ये टैक्स क्योंकि बेहतर कलेक्ट हुए थे इसलिए वो टैक्स रिलीफ वो उससे टैक्सेस की वजह से रिलीफ मिल गई। और अगर वो भी नहीं होता तो फिर आपको कोई ना कोई एक्सपेंडिचर को कमी करनी पड़ेगी। और एक्सपेंडिचर में भी आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी हैं, कुछ करंट एक्सपेंडिचर्स भी हैं, उसमें भी सेविंग्स हो सकती हैं। जी सही। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा था कि ये जो सब्सिडी हुकूमत दे रही है, अब ये सारे पैसे कहाँ कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा पैसे पड़े हुए थे, फ़र्ज़ करें कामयाब जवान लोन स्कीम में भी कुछ पैसे थे, खान साहब ने ये भी मेंशन किया, फिर उसके बाद टैक्सेस की कलेक्शन आपने जैसे कहा और खान साहब पहले कह चुके हैं। क्या इस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर रहते हुए देखें तो लगभग 4 महीने का अरसा है, फिर ज़ाहिर है हुकूमत इस पोजीशन में भी नहीं है कि इस तरह की सब्सिडीज़ अफोर्ड करे। देखिए ये तो जाहिर है कि यूक्रेन का जो इस वक्त इंटरनेशनल चल रहा है एक मामला, अगर तो वो 4 महीने कंटिन्यू कर किया तो फिर तो बहुत मुश्किल होगी, पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल होगी। और पूरी दुनिया की एडजस्टमेंट्स तो आपके सामने ही है जी। और पाकिस्तान ने तो उस लिहाज से रिलीफ दी है, बट बाकी दुनिया में तो रिलीफ नहीं मिल रहा जी। तो आई थिंक ये तो यही है कि ये बहरान जो है ये ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मलिटी की तरफ दोबारा जाया जाएगा। और होपफुली ये अगले 2-3 माह में इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद पे ही इस वक्त तो दुनिया चल रही है। सही। अच्छा सर, मैं समझना ये चाह रहा हूँ आपसे, ज़ाहिर है आप बेहतर समझा सकते हैं। ये जो अब रिलीफ आवाम को प्रोवाइड कर दिया गया है, चलें ठीक है, पेट्रोल की मद में भी, बिजली की मद में भी, और अगर नेपरा की समरी जाती है तो खान साहब उम्मीद करते हैं कि अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। लेकिन अब कहना ये है कि ऐसा तो नहीं होगा कि कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में आवाम से ही ये पैसे वापस निकाले जाएं, क्योंकि बज़ाहिर कोई और रास्ता हमें नहीं दिखाई देता और हुकूमत ने इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बहुत इम्पोज किए हैं। अवाम पे तो टैक्सेस तो नहीं अब लग सकते क्योंकि अवाम को जो टैक्सेस हैं उसमें भी खासी रिलीफ दी गई है, लेकिन ऊपरले तबके के जो सोसाइटी के हैं मेंबर्स उन पे जरूर लग सकता है और उससे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट मेन चीज़ ये है कि ये बड़े इस वक्त जो हालात हैं ये दुनिया में बहुत अजीबोगरीब हुए हैं जी। और उसको निपटने के लिए बहुत सी डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी और होंगी। अब पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें कि कोरोना से भी जी। आपने अच्छे तरीके से डील कर ली है। आपकी इकॉनमी जो है कोरोना से पहले जो इकॉनमी थी वो 100% नॉर्मल होके उससे बेहतर हो गई है जी। एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं। तो ये आई थिंक कि अगर हालात और ख़राब नहीं होते ग्लोबली तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। 5.5% ग्रोथ इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। सही। अच्छा सर, अब ज़ाहिर है डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन जो दुनिया में इस वक्त चल रही है, यूक्रेन का क्राइसिस भी हमारे सामने है। अब आप क्या देखते हैं कि अगले 2-3 माह में आपको लगता है कि पेट्रोल की या ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी आदमी मंडियों में, या फिर इसी तरह रिटेन करने के कुछ चांसेस बन रहे हैं? आई थिंक मेरे नज़र में तो ये पीक होने जा रही हैं दोबारा, जो पीक पे आ चुकी है ऑयल प्राइसेस, और अब ये नीचे ही आएगी। थोड़ी बहुत
फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ईरान का तेल भी मार्केट में आ सकता है और जी। दूसरी तरफ आप सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन बढ़ा सकता है, अमेरिका में भी वो रिजर्व्स रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये ऑयल की जो कीमत है ये यूरोप को बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रही है, जी, जी। चीन को अफेक्ट कर रही है, और बाकी दुनिया जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता वहाँ पे बड़े इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है। और अमेरिका की भी कोशिश है कि ये कीमत जो है ये एस्केलेट ना करे। जी। सो आई थिंक गिवन के अब यूक्रेन पे भी अब 2 हफ्ते हो गए हैं और उनकी भी बातचीत जो है कुछ चल रही है यूक्रेन की और रूस की, जी। तो कोई ना कुछ आई थिंक हो जाएगा सेटलमेंट। राइट सर, एक आखिरी सवाल आपसे जाते जाते करना चाहूँगा, उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे या जाएंगे, आप क्या समझते हैं? यार मुझे तो नहीं पता कि रहेंगे या जी। जाएंगे, ये तो उनकी जो है पीटीआई की जो है कोर कमेटी और प्राइम मिनिस्टर जी। वही डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको पता है कि इस तरह के होते रहते हैं टर्नवर्ड्स। राइट जी, राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। डॉक्टर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि जो प्राइसेस हैं ऑयल की वो अपनी पीक टच की हैं, लेकिन अगर क्राइसिस इस तरह बरकरार रहता है और आलमी मंडियों में अगर तेल की कीमतें बढ़ती रहती हैं तो यकीनन कोई ना कोई और रास्ता हुकूमत को निकालना पड़ेगा। ये जो वादा खान साहब ने किया है रिलीफ देने का और इसे जारी रखने का अगले बजट तक, ये बज़ाहिर तो मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल और जो ऑयल की प्राइसेस हैं मुसलसल बढ़ रही हैं, उसको सामने रखते हुए देखा जा रहा है कि बज़ाहिर ये जो सब्सिडी दी गई है इसे कोई ना कोई और रास्ते से निकालना पड़ेगा हुकूमत को, और ये बोझ बनकर भी आवाम पर गिर सकता है। ऐसा कहना था जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।